नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण का उद्देश्य केवल तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उन्हें गहराई से समझना है। सही कहा। आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन 22 फरवरी 2026 के 7 सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करना है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उससे सही संदर्भ में और एक तार्किक सोच के साथ समझा जाए। तथ्यों के पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारी पहली स्लाइड पूर्वोत्तर भारत के दो बहुत ही सामरिक राज्यों के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। जी, 20 फरवरी। बिल्कुल, 20 फरवरी 1987 को इन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगर हम इनके क्रम की बात करें तो मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना और इसके लिए 53वां संविधान संशोधन किया गया था। और वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना, जिसके लिए 55वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नीफा था, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ये बहुत गहरे मायने रखता है। एक सामरिक एजेंसी से पूर्ण राज्य तक का सफर भारत के प्रशासनिक मजबूती को दर्शाता है। और परीक्षाओं में सीधे पूछा जा सकता है कि किस वर्तमान राज्य को पहले नेफा कहा जाता था। बिल्कुल, इसलिए ऐतिहासिक एकीकरण के इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है। पूर्वोत्तर के सफर से आगे बढ़ते हुए अब हम हमारी दूसरी स्लाइड पर आते हैं, जो कूटनीति और कृषि से जुड़ी है। भारत न्यूजीलैंड बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर बैठक के बारे में ये खबर है। ये एक बहुत ही अहम विकास है। हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच बागवानी क्षेत्र में ये पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप यानी JWG बैठक आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य फल सब्जियों के व्यापार और आधुनिक कृषि तकनीक का आदान प्रदान करना है। और इसमें एक बात जो खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए वो है न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता। सही कहा। स्लाइड में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि न्यूजीलैंड कीवी और सेब यानी एप्पल की उन्नत खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए, किसी भी द्विपक्षीय समझौते में जब पहली शब्द जुड़ जाता है, जैसे कि ये पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप या JWG बैठक है, तो परीक्षा के लिए इसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि ये एक नई शुरुआत को दर्शाता है। बिल्कुल। भारत एक विशाल कृषि प्रधान देश है। ऐसे में न्यूजीलैंड जैसे देश के साथ तकनीक का आदान प्रदान करना, जो कि कीवी और एप्पल की पैदावार में अपनी आपूर्ति श्रृंखला और कोल्ड स्टोरेज तकनीकों के लिए जाना जाता है, ये भारतीय बागवानी क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है। इससे हमारे निर्यात और गुणवत्ता दोनों में सुधार की अपार संभावनाएं हैं। एकदम सही। मुख्य परीक्षा में जब कृषि कूटनीति पर सवाल आता है, तो इस JWG बैठक का उदाहरण एक बहुत ही प्रामाणिक तर्क साबित होगा। व्यापारिक साझेदारी के बाद अब हम क्षेत्रीय कूटनीति की ओर मुड़ते हैं। तीसरी स्लाइड भारत की समुद्री कूटनीति से संबंधित है। भारत ने मालदीव को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी भेंट की है। ये फेरी कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये फेरी मालदीव के फफू और धालू अटोल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और ये कदम भारत की सागर नीति का एक हिस्सा है। सागर, जिसका अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो ये केवल एक नाव या जलयान भेंट करने की घटना नहीं है। तो इसका रणनीतिक महत्व क्या है? रणनीतिक महत्व ये है कि मालदीव जैसे द्वीपीय देश में अटोल्स यानी प्रवाल भित्तियों के बीच की दूरी वहाँ के विकास में एक बड़ी बाधा होती है। फफू और धालू अटोल्स के बीच ये कनेक्टिविटी वहाँ के नागरिकों के दैनिक जीवन और स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाएगी। यानी ये केवल परिवहन नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक साधन है। ये सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। और जहां तक सागर नीति का सवाल है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण का मूलाधार है। और प्रारंभिक परीक्षाओं में सागर का पूर्ण रूप अक्सर पूछा जाता है। हाँ, इसलिए परीक्षार्थियों को ये समझना होगा कि भारत इस क्षेत्र में एक सहयोगी मित्र के रूप में समुद्र में सुरक्षा और आर्थिक विकास के साझा विजन को बढ़ावा दे रहा है। क्षेत्रीय कूटनीति के इस बेहतरीन उदाहरण के बाद अब हम चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर है।
भारत ने यूएनडब्ल्यूएफपी के साथ एक बड़ा चावल आपूर्ति समझौता किया है। ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना? जी, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये समझौता 5 वर्षों के लिए किया गया है। आपूर्ति की मात्रा 2 लाख मीट्रिक टन चावल तय की गई है। और एक और जरूरी तथ्य ये है कि डब्ल्यूएफपी का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। इन आंकड़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 5 वर्ष की लंबी अवधि और 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति, ये दोनों ही तथ्य बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए बहुत सटीक है। क्योंकि ये मात्रा बहुत बड़ी है। बिल्कुल। रोम, इटली में स्थित यूएनडब्ल्यूएफपी दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। इतने बड़े पैमाने पर इस संगठन के साथ समझौता करना ये साबित करता है कि भारत अब केवल अपनी घरेलू खाद्य सुरक्षा ही नहीं देख रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। एकदम सही। वैश्विक खाद्य संकट के समय भारत एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक शानदार केस स्टडी है। और हाँ, डब्ल्यूएफपी का मुख्यालय रोम, इटली में है। ये तथ्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए सीधे तौर पर याद रखना चाहिए। खाद्य सुरक्षा की इस चर्चा के बाद अब हम विज्ञान और तकनीक के एक बेहद रोमांचक विषय पर आते हैं। हमारी 5वीं स्लाइड गगनयान मिशन से जुड़ी है। ये डीआरडीओ का परीक्षण है। जी, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। इसके परीक्षण स्थल का नाम है RTRS यानी रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड, जो कि TBRL चंडीगढ़ में स्थित है। और इसका कार्य क्या बताया गया है? इसका मुख्य कार्य अंतरिक्ष यान की गति कम करना और स्थिरता प्रदान करना है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि एक परीक्षार्थी को इतने सारे तकनीकी शब्दों को एक साथ कैसे याद रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ RTRS, TBRL और ड्रोग पैराशूट जैसे कई शब्द हैं। देखिए, सबसे पहले तो परीक्षण स्थल को याद रखना जरूरी है। चंडीगढ़ स्थित TBRL और उसका विशेष RTRS यानी रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड। ये सुविधा उच्च गति वाले परीक्षणों के लिए इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं ड्रोग पैराशूट के विज्ञान की, जो कि गति कम करने के लिए है। बिल्कुल। जब अंतरिक्ष यान अपना मिशन पूरा करके वायुमंडल में लौटता है तो उसकी गति बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में सीधे मुख्य पैराशूट खोलना खतरनाक हो सकता है। एकदम सही कहा। इसलिए मुख्य पैराशूट के खुलने से ठीक पहले ये ड्रोग पैराशूट तैनात किया जाता है। ये भारी घर्षण पैदा करके गति को कम करता है और हवा के भारी दबाव के बीच यान को स्थिरता प्रदान करता है, ताकि यान अनियंत्रित होकर घूमे नहीं। जी, ये गगनयान मिशन की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी कदम है। अंतरिक्ष की इन जटिल तकनीकों से लौटकर अब हम छठी खबर पर चर्चा करते हैं। ये महासागरों की गहराई में बिछड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। गूगल ने अमेरिका इंडिया कनेक्ट नामक एक नई सबसी केबल पहल की घोषणा की है। ये बहुत बड़ा निवेश है। जी हाँ, ये लगभग $15 बिलियन के बड़े AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का हिस्सा है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत में इसका मुख्य सबसी गेटवे विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में बनेगा। देखिए, आज के दौर में जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो लगता है कि सब कुछ उपग्रहों से चल रहा है, जबकि असलियत कुछ और है। बिल्कुल। वैश्विक इंटरनेट का 95% से अधिक हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी इन्हीं सबसी केबल्स के माध्यम से चलता है। गूगल का ये अमेरिका इंडिया कनेक्ट प्रोजेक्ट और $15 बिलियन का निवेश भारत की बढ़ती डेटा खपत को दर्शाता है। और परीक्षा के नजरिए से विशाखापत्तनम का नाम बहुत अहम है। जी, रणनीतिक रूप से विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मुंबई और चेन्नई सबसी केबल्स के प्रमुख केंद्र रहे हैं, लेकिन अब विशाखापत्तनम का ये नया गेटवे पूर्वी तट को एक प्रमुख डिजिटल केंद्र बना रहा है, जो भविष्य के AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जरूरी है। एकदम सही। ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर की रीढ़ साबित होगा। AI के जिक्र से ही हमारी 7वीं स्लाइड जुड़ी है। ये भारत के अपने स्वदेशी AI विकास के बारे में है। भारतीय AI स्टार्टअप सर्वम AI ने विक्रम नामक एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। ये एक बहुत ही नवोन्मेषी कदम है। बिल्कुल। इसके 2 वर्जन हैं, विक्रम 30B और विक्रम 105B LLM। इसके टेक स्पेक्स में बताया गया है कि यह पूरी तरह से भारतीय भाषाओं यानी इंडिजिनस भाषाओं पर केंद्रित है। और सबसे खास बात यह है कि ये वॉइस फर्स्ट AI इंटरैक्शन पर आधारित है। तकनीकी दुनिया में ये भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम है। आज दुनिया भर में जो बड़े AI मॉडल हैं, वे मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा पर प्रशिक्षित हैं। लेकिन विक्रम पूरी तरह से इंडिजिनस है। हाँ, इसे विशेष रूप से भारतीय भाषाओं और उनके सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें जो 30B और 105B का जिक्र है, वो इसके पैरामीटर्स की संख्या है। मतलब
ये कितना विशाल डेटा प्रोसेस कर सकता है। जी, और इसका वॉइस फर्स्ट एआई इंटरैक्शन पर आधारित होना सबसे बड़ी बात है। हमारे देश में साक्षरता और डिजिटल साक्षरता में बड़ा अंतर है। कई लोगों के लिए स्मार्टफोन पर स्थानीय भाषा में टाइप करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, इसीलिए वे बोलकर तकनीक का उपयोग करना पसंद करते हैं। वॉइस फर्स्ट एआई इंटरैक्शन का मतलब है कि ये मॉडल सीधे आवाज के माध्यम से कमांड लेने और उत्तर देने के लिए डिजाइन किया गया है। डिजिटल समावेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है जिस पर मुख्य परीक्षा में सवाल बनने की पूरी संभावना है। चलिए तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक नया बैंकिंग अपडेट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड। देखिए, बैंकिंग इनोवेशंस पर आयोग अक्सर सवाल पूछता है और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट है वो ये है कि ये एक एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड है। बिल्कुल, और एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड का सीधा सा मतलब है कि ये उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनका क्रेडिट स्कोर कम है या है ही नहीं। जी, और वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के नजरिए से ये बहुत बड़ा कदम है। आमतौर पर क्या होता है, बैंक बिना मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री के कार्ड नहीं देते, लेकिन इसमें ग्राहक एक फिक्स डिपॉजिट करता है और बैंक उसी के आधार पर कार्ड जारी कर देता है। मतलब बैंक का जोखिम खत्म हो गया। बिल्कुल, बैंक सुरक्षित है और नया ग्राहक अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना शुरू कर सकता है। मुख्य परीक्षा में अर्थव्यवस्था के खंड के लिए ये एक बहुत ही ठोस उदाहरण है। सही बात है। अब अर्थव्यवस्था से ही जुड़े एक और बड़े निवेश की बात करते हैं जो ऊर्जा क्षेत्र से है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी, स्लाइड 9 के अनुसार आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी गिगा फैक्ट्री स्थापित की जा रही है और इसकी कुल लागत 8175 करोड़ रुपए है। छात्रों को यहाँ दो चीजें बिल्कुल याद रखनी चाहिए। स्थान, जो कि आंध्र प्रदेश है, और ये भारी भरकम लागत 8175 करोड़ रुपए का निवेश कोई छोटी बात नहीं है। और लिथियम का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो तो हम सभी जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी में हो रहा है। बिल्कुल, और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं बल्कि भारत के जो हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य हैं उनके लिए भी ये बहुत क्रिटिकल है। मतलब हम आयात पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बैटरियों के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये गीगा फैक्ट्री उसी निर्भरता को तोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। सही कहा। अब अगर हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की बात करें तो हमारी अगली स्लाइड आपदा प्रबंधन से जुड़ी है। और ये एक बहुत ही अनोखी केस स्टडी है। बिल्कुल। केरला सरकार ने अनटाइडल फ्लडिंग यानी ज्वारीय बाढ़ को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित कर दिया है। देखिए, बाढ़ तो हम सब जानते हैं, लेकिन समुद्र के जलस्तर के बढ़ने से तटीय इलाकों में जो ज्वार भाटे या हाई टाइड के कारण बाढ़ आती है वो एक अलग चुनौती है। और केरला जैसे तटीय राज्य के लिए तो ये रोजमर्रा की समस्या बनती जा रही है। जी, और परीक्षा के नजरिए से इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर यानी राज्य विशिष्ट आपदा घोषित होने के बाद क्या होगा। अब इससे जो भी प्रभावित लोग हैं उन्हें SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से सीधे वित्तीय सहायता मिल सकेगी। अच्छा, मतलब अब ये आधिकारिक तौर पर एक आपदा मानी जाएगी जिसके लिए फंड्स आवंटित है। बिल्कुल। आपदा प्रबंधन के सिलेबस में जलवायु परिवर्तन के स्थानीय प्रभावों का ये सबसे बेहतरीन और ताज़ा उदाहरण है। उम्मीदवारों को इसे जरूर नोट करना चाहिए। पर्यावरण के बाद अब भूगोल और बुनियादी ढांचे की अगली स्लाइड पर आते हैं। पूर्वोत्तर भारत से एक अहम खबर है। असम की खबर है, राइट? जी हाँ, असम में कोपिली रिवर पर जो कोपिली जल विद्युत परियोजना या कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसे शीघ्र चालू करने की घोषणा की गई है। नदियों पर जो सवाल बनते हैं, खासकर मैप आधारित सवाल, जी, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। कोपिली रिवर और ये जल विद्युत परियोजना दोनों असम में है। और पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए बिजली तो सबसे बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। असम की जो औद्योगिक और घरेलू बिजली आपूर्ति की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने में ये कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। छात्रों को मेरी यही सलाह होगी कि जब भी कोई नदी चर्चा में हो तो मैप पर उसका उद्गम और राज्य जरूर देखें। सही कहा। चलिए अब राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर चलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की एक बड़ी खबर लेते हैं। स्लाइड 12 हमें जापान ले जाती है। जापान की राजनीति में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है। बिल्कुल रचा गया है। सनाए तकाइची
यानी सनाई तकाइची जापान की 105वीं प्रधानमंत्री बनी है। और इनका जो एग्जाम पॉइंट है वो बहुत ही स्पष्ट है। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और एक ऐसे देश में जहाँ की राजनीति पारंपरिक रूप से बहुत पुरुष प्रधान रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जी, और छात्रों को इनकी पार्टी का नाम भी याद रखना चाहिए, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पेपर में भारत और जापान के रिश्ते हमेशा अहम रहे हैं। और नए नेतृत्व के साथ रक्षा और आर्थिक कूटनीति के नए आयाम भी खुलेंगे। बिल्कुल। इसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कड़ी में अगली खबर यूरोपीय संघ से है। EU ने नई दिल्ली में अपना पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस शुरू किया है। देखिए, ये जो खबर है इसे हमें प्रवास या माइग्रेशन के नजरिए से देखना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत से बड़ी संख्या में छात्र और पेशेवर यूरोप जाते हैं। हाँ। इस ऑफिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? शायद कानूनी रूप से प्रक्रियाओं को आसान बनाना। बिल्कुल। ये ऑफिस 27 EU कंट्रीज में पढ़ाई और काम करने के लिए भारतीय नागरिकों को कानूनी और पारदर्शी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मतलब जो अवैध प्रवासन या डंकी रूट जैसी समस्याएं हैं, उन पर भी इससे कुछ लगाम लग सकेगी। सही पकड़ा आपने। भारत और यूरोप के द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षित माइग्रेशन के सवालों के लिए ये यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी, अब सुरक्षा के विषय पर ही आते हैं। स्लाइड 14 हमें रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर ले जाती है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही खास है। बिल्कुल। इंडियन आर्मी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में संयुक्त राष्ट्र यानी UN का फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है। और इसका जो मुख्य फोकस है वो किसी बड़ी मिसाइल या टैंक पर नहीं है। इसका फोकस है स्मॉल एंड लाइट वेपन्स पर। मतलब जो छोटे और हल्के अवैध हथियार होते हैं, उनकी तस्करी को रोकना। जी, दुनिया भर में जो उग्रवाद या आतंकवाद की समस्याएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं स्मॉल एंड लाइट वेपन्स से होती है, क्योंकि इन्हें छुपाना आसान होता है। और जबलपुर का चयन भी शायद इसलिए हुआ क्योंकि वहां भारत के कई बड़े आयुध कारखाने हैं। बिल्कुल। इंडियन आर्मी का UN शांति अभियानों में बहुत लंबा अनुभव रहा है, और इस प्रोग्राम से भारतीय सेना अपनी विशेषज्ञता वैश्विक स्तर पर साझा कर रही है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक नेतृत्व क्षमता को भी दिखाता है। जी हाँ। चलिए, आधुनिक हथियारों से अब हम सीधे प्राचीन इतिहास के युग में चलते हैं। स्लाइड 15 एक बहुत ही रोमांचक पुरातात्विक खोज के बारे में है। इतिहास के उम्मीदवारों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल। इराक में 324 BC यानी ईसा पूर्व के एक प्राचीन शहर चैरिक्स स्पैसिनू की खोज हुई है। और ये शहर ऐसी कोई आम शहर नहीं था। इसका एग्जाम पॉइंट बहुत ही मजबूत है। इसके संस्थापक के कारण, है ना? जी, इस शहर का संस्थापक था अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान। ओहो, मतलब सिकंदर के साम्राज्य का एक हिस्सा। बिल्कुल। और 324 BC में बसाया गया ये चैरिक्स स्पैसिनू एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रणनीतिक बंदरगाह था। व्यापार के लिए। हाँ, प्राचीन विश्व में जो व्यापारिक मार्ग थे, वहां ऐसे बंदरगाह बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे। उम्मीदवारों को ये नाम, स्थान, इराक और सिकंदर का नाम जरूर याद रखना चाहिए। प्राचीन इतिहास में ये एक बहुत ही खास जानकारी है। अब इतिहास से वापस लौटकर हम फिर से पर्यावरण संरक्षण की ओर आते हैं। प्रोजेक्ट चीता अपडेट बहुत ही सकारात्मक खबर है ये। जी, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में माता चीता गामिनी ने 3 नए शावकों को जन्म दिया है, और इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या अब 38 हो गई है। देखिए, पर्यावरण के पेपर में वन्यजीव संरक्षण पर हमेशा सवाल आते हैं। छात्रों को याद रखना चाहिए कि ये चीते मूल रूप से कहां से लाए गए थे? नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल। नामीबिया और साउथ अफ्रीका इसके मूल स्रोत हैं। और क्यूनो नेशनल पार्क का नाम, माता चीता गामिनी का नाम और ये कुल संख्या 38, इस सारे तथ्य कंठस्थ होने चाहिए। और 3 नए शावकों का जन्म ये भी दिखाता है कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो इन चीतों के अनुकूल साबित हो रहा है। सही कहा। ये प्रोजेक्ट की सफलता का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब दोस्तों, हम अपनी चर्चा के अंतिम चरण में हैं। स्लाइड 17 विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी है, और ये सीधे हमारे भविष्य की बात करती है। और बहुत ही बड़े स्तर के भविष्य की। जी, भारत ने इंडिया AI समिट 2026 की मेजबानी की है। और इस सम्मेलन की जो सबसे बड़ी घोषणा है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। बिल्कुल। गूगल ने इसी सम्मेलन में अपनी सब-सी केबल परियोजना की घोषणा की है। देखिए, जब हम AI या इंटरनेट की बात करते हैं तो हमें लगता है सब कुछ हवा में है,
लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का ज्यादातर डेटा समुद्र के नीचे बिछी इन्हीं सब सी केबल से होकर गुजरता है। और एआई के लिए तो बहुत भारी मात्रा में डेटा चाहिए होता है। बिल्कुल, इसीलिए गूगल का ये निवेश बहुत रणनीतिक है और भारत में इंडिया एआई समिट 2026 का होना ये साबित करता है कि हम भविष्य की तकनीक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा में हमने अर्थव्यवस्था से लेकर इतिहास और पर्यावरण से लेकर एआई तक कई महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण किया। हमने कोशिश की कि आपको सारी खबरें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। करंट अफेयर डीप डाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के साथ।